नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस से। चलो आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका सबसे पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। अब ये नाम सुन के थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर टेंशन नहीं लेना, हम इसे एकदम सिंपल और आसान तरीके से समझेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर रिप्रोडक्शन ज़रूरी ही क्यों है। फिर हम डिटेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। उसके बाद उसके अलग-अलग टाइप्स जैसे बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और बडिंग, इन सब पर बात करेंगे। और हाँ, क्लास के एंड में क्विक रिवीजन तो बनता है ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। देखो, हमने पहले लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ये सब चीजें हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पर क्या रिप्रोडक्शन भी एक इंडिविजुअल के लिए उतना ही जरूरी है? सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्या है। एक मिनट के लिए सोचो, क्या एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए रिप्रोड्यूस करना ही पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक इंसान है या कोई एक डॉग है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता तो क्या वो मर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली। तो फिर इसका असली पर्पस क्या है? यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिप्रोडक्शन इज नॉट फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल बट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंटायर स्पीशीज। मतलब किसी एक जीव को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी पूरी प्रजाति को, उसकी पूरी स्पीशीज को इस धरती पर बने रहने के लिए जरूरी है। इमेजिन करो, अगर सभी ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो क्या होगा? कोई नई जनरेशन आएगी ही नहीं और धीरे धीरे ह्यूमन स्पीशीज ही इस धरती से गायब हो जाएगी। इसीलिए अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक वाइटल लाइफ प्रोसेस है। आई होप ये पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन के मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज की क्लास का हमारा मेन फोकस रहेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, जिसे हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। देखिए, इनके नाम में ही इनका मीनिंग छुपा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो जनरली हायर एनिमल्स और ह्यूमंस में होता है, उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। इसीलिए इसे कहते हैं बाई पेरेंटल। यहां बाई का मतलब क्या होता है? टू, करेक्ट। और दूसरी तरफ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट काफी है, इसीलिए इसे कहते हैं यूनिपेरेंटल। यहां यूनि का मतलब है वन। समझ गए? यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है। तो चलिए इसकी प्रॉपर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखते हैं, जो एग्जाम्स में लिखने के काम आएगी। Asexual reproduction is the process of forming a new organism by an organism of the same species without the involvement of gametes. चलो, अब इस डेफिनेशन को सिंपल पार्ट्स में तोड़ते हैं। पहला पार्ट, forming a new organism, मतलब एक नया जीव बन रहा है। दूसरा पार्ट, by an organism of the same species, मतलब पेरेंट और बच्चा सेम स्पीशीज के हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, without the involvement of gametes। अब ये gametes क्या हैं? ये स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस में होते हैं ना, स्पर्म और ओवा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनकी कोई जरूरत नहीं होती, एक ही पेरेंट काफी है। चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन की फीचर्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट, ये यूनिपेरेंटल है, यानी सिर्फ वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। दूसरा, इसमें गैमेट्स का कोई फॉर्मेशन या फ्यूजन नहीं होता। तीसरा, इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी पॉइंट, जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट से 100% आइडेंटिकल होता है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम। डीएनए लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं। आप कह सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट की एक परफेक्ट ज़ेरॉक्स कॉपी, यानी कि क्लोन होता है। तो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कॉमन मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला और सबसे सिंपल मेथड, जो ज्यादातर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे बैक्टीरिया और अमीबा में होता है, उसे कहते हैं बाइनरी फिशन। अब इस नाम को ध्यान से देखो, बाइनरी फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया है? फिजन का सिंपल सा मतलब है टू डिवाइड, यानी कि टूटना या डिवाइड होना। और बाइनरी का मतलब होता है टू, तो बाइनरी फिशन का सीधा सा मतलब क्या हुआ? द डिविजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स। यानी एक पेरेंट सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और हर हिस्सा एक नया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सिंपल है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, ये बाइनरी फिशन भी 3 अलग अलग तरह का होता है और ये क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि सेल किस एंगल से या किस प्लेन से डिवाइड हो रहा है। पहला टाइप है सिंपल बाइनरी फिशन, जो अमोबा में होता है। दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, जो पारामेशन में होता है। और तीसरा है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, जो यूग्लिना में होता है।
चलिए इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने अमीबा की। हम सब जानते हैं कि अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो हमेशा अपना शेप बदलता रहता है। इसीलिए जब उसे डिवाइड करना होता है तो वो किसी भी प्लेन से, किसी भी डायरेक्शन से डिवाइड कर सकता है, ऐसे, वैसे, डायगनली, कैसे भी। क्योंकि इसके डिवीजन का कोई एक फिक्स्ड प्लेन नहीं है, इसीलिए इसके मेथड को कहते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। आसान है ना? तो अभी हमने देखा बाइनरी फिशन। ये तब होता है जब सब अच्छा हो, मतलब कंडीशंस फेवरेबल हो। लेकिन सोचो, अगर कंडीशंस खराब हो जाएं तो मान लो जिस पानी में अमीबा रहता है वो सूख जाए या उसे खाना मिलना बंद हो जाए। ऐसे मुश्किल हालात यानी एडवर्स कंडीशंस में अमीबा कैसे सर्वाइव करेगा? तब वो एक स्पेशल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी यूज करता है जिसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। इसकी डेफिनेशन है, multiple fission is the process of asexual reproduction in which one parent cell divides to form many new daughter cells simultaneously. यहां सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? मल्टीपल, यानी बहुत सारे। बाइनरी फिजन में एक से दो सेल्स बन रहे थे, लेकिन मल्टीपल फिजन में एक ही पेरेंट सेल से एक साथ बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो चलिए इन दोनों को जल्दी से कंपेयर करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाइनरी फिशन कब होता है? जब कंडीशंस फेवरेबल हों, मतलब सब कुछ ठीक हो। जबकि मल्टीपल फिशन एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अनफेवरेबल यानी मुश्किल कंडीशंस में यूज होता है। बाइनरी में एक पेरेंट से दो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, मल्टीपल में बहुत सारे। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? मल्टीपल फिशन में अमीबा अपने ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। इस कवरिंग को सिस्ट कहते हैं, ताकि वो मुश्किल टाइम में सेफ रह सके। ये पूरा प्रोसेस एक सर्वाइवल स्टोरी की तरह है। ध्यान से सुनो, जब कंडीशंस खराब होती हैं, अमीबा सबसे पहले अपने स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट को अंदर खींच लेता है और एकदम गोल हो जाता है। फिर खुद को बचाने के लिए वो अपने चारों तरफ एक बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव वॉल बना लेता है। इसी कवरिंग को हम कहते हैं सिस्ट। अब इस सिस्ट के अंदर वो सेफ है। फिर सिस्ट के अंदर ही उसका न्यूक्लियस बार बार रिपीटेडली डिवाइड होता है और बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। हर न्यूक्लियस के पास थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जमा होता है और इस तरह सिस्ट के अंदर ही ढेर सारे छोटे छोटे डॉटर अमीबे तैयार हो जाते हैं। और फिर इंतजार होता है अच्छे वक्त का। जैसे ही बाहर कंडीशंस अच्छी होती हैं, फेवरेबल हो जाती हैं, ये सिस्ट फट जाता है और सारे डॉटर अमीबे बाहर आ जाते हैं। है ना एक सुपर स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी? चलिए, फिजन में हमने देखा कि पेरेंट सेल खुद ही डिवाइड हो जाता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और तरीका है जिसमें पेरेंट बॉडी वैसे ही रहती है और उसके ऊपर एक नई ग्रोथ से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, budding is a type of asexual reproduction in which a new organism develops from an outgrowth of bud due to cell division at one particular site. अब इसको सिंपल भाषा में समझें तो पेरेंट की बॉडी पर एक पर्टिकुलर जगह पर सेल डिवीजन होता है, जिससे एक छोटा सा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर यानी एक बड निकलता है। यही बड धीरे धीरे ग्रो करता है और आगे जाकर एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है यीस्ट। तो यीस्ट में ये प्रोसेस कैसे होता है, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जो पेरेंट यीस्ट सेल है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। इसके ठीक बाद पेरेंट सेल की बॉडी पर एक छोटा सा बड यानी एक छोटी सी आउटग्रोथ दिखना शुरू होती है। जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बने थे उनमें से एक न्यूक्लियस इस नए बड के अंदर चला जाता है, यानी माइग्रेट कर जाता है। अब इस बड को अपना खुद का न्यूक्लियस मिल गया। धीरे धीरे ये बड ग्रो करता है और जब मैच्योर हो जाता है तब पेरेंट सेल से अलग होकर एक नया इंडिपेंडेंट यीस्ट सेल बन जाता है। चलिए, क्लास खत्म करने से पहले आज हमने जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखे हैं उनका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये टर्म्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला टर्म यूनिपेरेंटल, मतलब क्या था इसका? करेक्ट, इन्वॉल्विंग ओनली वन पेरेंट। फिर है फिशन, फिशन यानी टू डिवाइड। वेरी गुड। स्यूडोपोडिया क्या थे, याद है? हाँ, ये अमीबा के फॉल्स फीट है जिससे वो चलता है। सिस्ट क्या था? वो हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो अमीबा अनफेवरेबल कंडीशंस में बनाता है। और आखिरी टर्म बड। बड क्या है? पेरेंट बॉडी पर वो छोटा सा आउटग्रोथ जिससे नया इंडिविजुअल बनता है। ये सारे टर्म्स अच्छे से याद रखना, ओके? तो आज के इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है? सबसे ज़रूरी पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी नया ऑफस्प्रिंग बनता है वो अपने पेरेंट की एक एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी होता है, यानी कि एक क्लोन। इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं।
लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। थोड़ा सोचना इस बारे में कि ये सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन के इतने सिंपल और फास्ट मेथड्स क्यों यूज करते हैं? वो हमारी तरह कॉम्प्लेक्स मेथड्स क्यों नहीं यूज करते? इसके पीछे क्या एवोल्यूशनरी एडवांटेज हो सकता है? जरूर सोचना। हम अगले लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन समझा था, यानी एक सिंगल सेल कैसे डिवाइड होता है। लेकिन सोचो, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनकी बॉडी में लाखों सेल्स हैं, मल्टी सेल्युलर लाइफ, वो बिना पार्टनर के अकेले कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं? तो चलो आज इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को, इसी सवाल को हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। तो आज हम 5 बहुत ही फैसिनेटिंग मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं, जिससे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अकेले ही रिप्रोड्यूस करते हैं। हम देखेंगे कि फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, रीजेनरेशन की पावर क्या है, बडिंग कैसे काम करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हम घर में भी देखते हैं, और आखिर में स्पोर फॉर्मेशन। तो एक एक करके सबको आराम से समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रैगमेंटेशन से। बच्चों, इसके नाम में ही इसका पूरा मतलब छुपा हुआ है। इंग्लिश वर्ड फ्रैगमेंट का सिंपल मतलब होता है एक टुकड़ा, अ पीस, अ पार्ट। सो इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, फ्रैगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन where the parent's body breaks into distinct pieces and each fragment grows into a new organism. सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पेरेंट की जो बॉडी है वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और कमाल की बात यह है कि हर एक टुकड़ा, एवरी सिंगल फ्रैगमेंट, एक नया पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। ये एक टाइप की एल्गी है जो आपको अक्सर पॉन्ड्स या रुके हुए पानी में दिख जाएगी। ये प्रोसेस कितना सिंपल और फास्ट है सोचो। जब स्पायरोगायरा को आराम से पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, बिल्कुल लंबे हरे धागे जैसा, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। फिर पानी का करंट या कोई छोटा जीव उसके पास से गुजरता है तो ये लंबे फिलामेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं। और यहाँ से असली मैजिक शुरू होता है। हर एक टूटा हुआ फ्रैगमेंट अपने आप में एक नया इंडिविजुअल है। वो इंडिपेंडेंटली जीना शुरू करता है और ग्रो करके एक नया फुल लेंथ स्पायरोगायरा बन जाता है। इसी टेक्निक की वजह से वो बहुत कम समय में पूरे तालाब पर फैल जाते हैं। और हाँ, ये मेथड सिर्फ प्लांट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। फ्रैगमेंटेशन कुछ सिंपल एनिमल्स में भी देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, साइकॉन। ये एक तरह का मरीन स्पंज है जो समुद्र में मिलता है। अगर इस स्पंज का कोई भी छोटा सा टुकड़ा, अ स्मॉल पीस, तूफान या किसी और वजह से टूटकर अलग हो जाए तो वो फ्रैगमेंट कहीं और जाकर सेटल हो जाता है और उस एक छोटे से पीस से एक पूरा नया स्पंज ग्रो कर जाता है। सिंपल एंड इफेक्टिव। तो फ्रैगमेंटेशन में हमने देखा कि टूटा हुआ हिस्सा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। इससे ही मिलता जुलता एक और प्रोसेस है रीजेनरेशन। इसका मतलब है द पावर टू रीग्रो। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपने जरूर सुना होगा। सबसे कॉमन एग्जाम्पल सोचो, छिपकली की पूंछ के बारे में सोचो। हम सब जानते हैं कि एक लिजर्ड यानी छिपकली जब खतरे में होती है तो अपनी पूंछ अलग कर देती है और कुछ टाइम बाद एक नई पूंछ उगा लेती है। मगर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या वो टूटी हुई पूंछ, अ ब्रोकन टेल, एक नई छिपकली बना सकती है? सोचो। जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमें दो तरह के रीजेनरेशन के बीच का डिफरेंस साफ साफ समझ में आता है। छिपकली के केस में ये लिमिटेड रीजेनरेशन है। ये सिर्फ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक खोए हुए बॉडी पार्ट को रिप्लेस करने का तरीका। इससे नया इंडिविजुअल नहीं बनता। लेकिन एक छोटा सा फ्लैट वर्म है जिसका नाम है प्लेनेरिया, उसके लिए कहानी बिल्कुल अलग है। उसके पास फुल रीजेनरेशन की पावर है। उसके लिए एक छोटा सा टुकड़ा सिर्फ हील नहीं होता, वो एक पूरा नया इंडिविजुअल बन जाता है। यानी ये उसके लिए एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि प्लेनारिया की बॉडी में स्पेशल रीजेनरेटिव सेल्स पूरी तरह से भरे होते हैं। इसका मतलब अगर आप एक प्लेनारियन को 3 टुकड़ों में काट दो, हेड, मिडल और टेल, तो एक कमाल की चीज होगी। हेड वाला पीस अपनी पूरी बॉडी और टेल ग्रो कर लेगा, टेल वाला पीस अपना हेड और बॉडी ग्रो कर लेगा, और मिडिल सेक्शन वो एक नया हेड और एक नई टेल दोनों ग्रो कर लेगा। इसका मतलब एक पेरेंट से आपको 3 नए प्लेनारिया मिल गए। दिस इज अमेजिंग, इजंट इट? ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे मेथड पर, बडिंग। इस प्रोसेस में एक नया ऑर्गेनिज्म पेरेंट की बॉडी पर एक छोटा सा आउटग्रोथ यानी एक बड की तरह ग्रो करता है। बड का मतलब होता है कली। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एक छोटा सा फ्रेश वाटर क्रीचर जिसे हम हाइड्रा कहते हैं। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है?
सबसे पहले पेरेंट हाइड्रा की बॉडी पर रीजेनरेटिव सेल्स का एक ग्रुप बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू करता है, जिससे एक छोटा सा बम्प यानी उभार बनता है। इसी को हम बड कहते हैं। ये बड धीरे धीरे ग्रो करता है और एक छोटे से बेबी हाइड्रा में डेवलप होता है, जिसके अपने टेंटिकल्स भी होते हैं। इस पूरे टाइम वो पेरेंट से ही जुड़ा रहता है और सारा न्यूट्रिशन, सारा खाना वहीं से लेता है। और फिर जब वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है और अकेले रहने के लिए तैयार होता है, तो वो पेरेंट से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है और एक नया इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन जाता है। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो हम में से कई लोगों ने अपने किचन में या गार्डन में जरूर देखी है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये प्लांट्स के बारे में है। स्पेशली ये इस बारे में है कि प्लांट्स अपने फूलों या बीजों यानी फ्लावर्स और सीड्स का इस्तेमाल किए बिना कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो इसकी डेफिनेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम, लीफ एंड बड। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेजिटेटिव पार्ट्स। इन्हें वेजिटेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नहीं। जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, इन्हीं पार्ट से एक पूरा का पूरा नया प्लांट बन जाता है बिना किसी सीड के। और इसकी एग्जाम्पल्स तो हमारे आसपास हर जगह हैं। कभी आपने आलू यानी पटेटो को ज़्यादा दिन रखा है और उस पर से छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलते देखे हैं। वो जो आइज़ होती हैं वो असल में मॉडिफाइड स्टेम पर बड्स हैं और हर एक आई को प्लांट करके एक नया आलू का पौधा उगाया जा सकता है। ब्रायोकलम का प्लांट तो और भी अजीब है। वो अपनी पत्तियों के किनारों पर ही छोटे छोटे नए प्लांटलेट्स उगा लेता है जो नीचे गिरकर नए पौधे बन जाते हैं। उसी तरह शुगर केन अपनी स्टेम से और गाजर या स्वीट पोटैटो अपनी रूट से पूरे नए प्लांट्स उगा सकते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी मेथड पर आते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। अगर आपने कभी ब्रेड के एक पुराने टुकड़े पर काली या हरी फफूंदी यानी मोल्ड उगते हुए देखा है, तो आपने इस प्रोसेस का एंड रिजल्ट ऑलरेडी देख लिया है। ये जो ब्रेड पर लगने वाली कॉमन फफूंदी है, जिसे आमतौर पर ब्रेड मोल्ड या साइंटिफिकली म्यूकर कहते हैं, वो स्पोर्स का इस्तेमाल करके रिप्रोड्यूस करती है। तो स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स बेसिकली बहुत ही छोटे टाइनी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ये मोल्ड के ऊपर एक छोटे से गुब्बारे जैसे बलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ये पूरा साइकिल एक छोटे से मिशन की तरह काम करता है। पहले स्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या में ये हल्के स्पोर्स बनते हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है और सारे स्पोर्स हवा में रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, वो हवा के साथ नई जगहों पर आराम से पहुंच जाते हैं। और अगर कोई स्पोर एक ऐसी सरफेस पर लैंड करता है जहां कंडीशंस उसके लिए सही हो, तो वो जर्मिनेट कर जाता है और फफूंदी की एक नई कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। तो फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है? ये सही कंडीशंस क्या है? एक स्पोर को जिंदा होने और ग्रो करने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, मॉइस्चर यानी नमी। दूसरा, वार्मथ यानी गर्मी। और तीसरा, एक फूड सोर्स जैसे कि ब्रेड। अब आपको समझ आया होगा कि हमें फफूंदी अक्सर ऐसे खाने पर क्यों मिलती है जो थोड़ी नम यानी डैम्प और गर्म जगह पर रखा हो। ठीक है बच्चों, तो आज हमने 5 बहुत अलग लेकिन सभी बहुत क्लेवर स्ट्रैटेजी समझी जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो एक जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने देखा फ्रैगमेंटेशन, जहां स्पाइरोजाइरा जैसे ऑर्गेनिज्म टूटे हुए टुकड़ों से नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं। फिर हमने देखा रीजेनरेशन, जहां प्लेनेरिया जैसा जीव एक छोटे से हिस्से से अपनी पूरी बॉडी दोबारा उगा सकता है। उसके बाद हमने बडिंग एक्सप्लोर किया, जहां एक नया हाइड्रा अपने पेरेंट पर एक आउटग्रोथ की तरह ग्रो करता है। फिर हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन कवर किया, जहां आलू जैसे प्लांट्स अपनी स्टेम, रूट या लीफ से नए पौधे बना लेते हैं। और आखिर में हमने स्पोर फॉर्मेशन डिस्कस किया, वो मेथड जिसे ब्रेड मोल्ड हवा के जरिए फैलने के लिए इस्तेमाल करता है। अब इन 5 मेथड्स में एक चीज कॉमन है। क्या है वो? ये कि इन सब में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। ये किसी ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज, एक फायदा कैसे हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यानी नुकसान क्या हो सकता है, इसके बारे में जरूर सोचना। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप कोई भी नया लेक्चर मिस ना करें। अगले लेक्चर तक। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है।
मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। और इसमें हम फोकस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस टॉपिक को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले हम रिप्रोडक्शन के बिल्कुल बेसिक्स की बात करेंगे, फिर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को आराम से डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आएगा असली मेन इवेंट यानी पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, और आखिर में हम समझेंगे कि कैसे एक फूल एक फ्रूट में बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, प्लांट्स के बारे में डिटेल में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स, 2 स्टेप्स हमेशा कॉमन होते हैं। ये 2 फंडामेंटल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है गैमीट फॉर्मेशन, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स का बनना, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। इन सेल्स की खास बात यह है कि इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, जिसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन। इसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ते हैं तो एक नया सिंगल सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं, और अब इसमें क्रोमोसोम्स का पूरा सेट आ जाता है, इसलिए इसे डिप्लॉइड कहा जाता है। तब सवाल ये है कि प्लांट्स में ये सब होता कहाँ है? इसका जवाब है फ्लावर। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Flower is the structural unit of sexual reproduction in plants. मतलब फूल ही वो स्ट्रक्चर है, वो हिस्सा है जहाँ प्लांट का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। आप इसे रिप्रोडक्शन का कमांड सेंटर भी समझ सकते हैं। ओके, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि फ्लावर कितना इम्पॉर्टेंट है, तो चलो इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से तोड़ तोड़ के समझते हैं। एक नॉर्मल फूल के 4 मेन पार्ट्स होते हैं जो एक के अंदर एक लेयर्स में अरेंज होते हैं। इन लेयर्स को हम कहते हैं फ्लोरल व्हर्ल्स। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलें तो सबसे पहले फर्स्ट व्हर्ल है कैलिक्स। ये हरी पत्तियों जैसे सेपल से बना होता है। इसका काम है फूल को प्रोटेक्ट करना जब वो एक बड यानी कली होता है। उसके अंदर सेकेंड व्हर्ल है करोला, यानी फूल की रंगीन पंखुड़ियां जिसे हम पेटल्स कहते हैं। इनका काम है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। तीसरी थर्ड वॉल है एंड्रोसियम। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो स्टेमन से बनता है। और बिल्कुल सेंटर में चौथा वॉल है काइनोसियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये कार्पल से बना होता है। हम इन चारों वॉल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक्सेसरी वॉल्स, जिसमें आते हैं कैलिक्स और कोरोला। आप इन्हें सपोर्ट टीम समझ लीजिए। इनका काम प्रोटेक्शन और अट्रैक्शन का है, पर ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते। दूसरा ग्रुप है एसेंशियल वॉल्स, जिसमें आते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये मेन प्लेयर्स हैं, इनके बिना रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। चलो अब एसेंशियल वर्ल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। शुरू करते हैं मेल पार्ट यानी एंड्रोसियम से। ये स्टेमन्स नाम के यूनिट से बना होता है। हर स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं, एक डंडी जैसा स्टॉक जिसे कहते हैं फिलामेंट, और उसके ऊपर एक सैक, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एंथर। इसी एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे हमेशा याद रखना। एक पॉलन ग्रेन खुद गैमीट नहीं है, ये एक छोटा सा वेसल है जिसके अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं। आई रिपीट, 2 मेल गैमीट्स। अब आते हैं फीमेल पार्ट गाइनीशियम पर। ये कार्पल्स नाम की यूनिट से बना है। एक कार्पल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर एक स्टिकी चिपचिपा सा हिस्सा होता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं, ताकि पॉलन आसानी से चिपक जाए। स्टिग्मा एक ट्यूब से जुड़ा होता है जिसे स्टाइल कहते हैं, और स्टाइल के नीचे एक फूला हुआ बेस होता है जिसे कहते हैं ओवरी। इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। हर ओव्यूल के अंदर होता है एक एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक में होते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स, एक एग सेल जो कि फीमेल गैमेट है और उसके साथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ठीक है, अब मेल और फीमेल पार्ट्स तैयार हैं, लेकिन मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स तक पहुंचेंगे कैसे? उनकी मुलाकात कैसे होगी? ये प्रोसेस 2 मेन स्टेजेस में होता है, पहले पॉलिनेशन और फिर फर्टिलाइजेशन। तो चलिए एक पॉलन ग्रेन के सफर को फॉलो करते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन का होना जरूरी है। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, यानी पॉलन ग्रेन्स का मेल पार्ट एंथर से निकलकर फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। ये डिलीवरी का काम अक्सर हवा, पानी या इंसेक्ट्स जैसे एजेंट्स करते हैं। तो सोचो, जैसे ही पॉलन ग्रेन उस स्टिकी स्टिग्मा पर लैंड करता है,
क्या होता है? वो जर्मिनेट करता है। उसमें से एक पतली सी ट्यूब निकलती है जिसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। ये ट्यूब स्टाइल के अंदर से अपना रास्ता बनाते हुए, सुरंग खोदते हुए ओवरी की तरफ बढ़ती है और ये ट्यूब अपने साथ उन 2 मेल गैमीट्स को लेकर जाती है। उसकी मंजिल है ओव्यूल। फाइनली ये ट्यूब ओव्यूल के अंदर घुस जाती है और उन दोनों मेल गैमीट्स को एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज कर देती है। और यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स में एक बहुत ही यूनिक, एक खास चीज होती है, एक प्रोसेस जिसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग फ्यूजन इवेंट्स होते हैं। ये प्रोसेस एक हेल्दी सीड बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो ये 2 फर्टिलाइजेशंस क्या हैं? याद है वो 2 मेल गमीट्स? उनमें से पहला मेल गमीट एग सेल के साथ फ्यूज होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगैमी और इससे बनता है जाइगोट, जो आगे चलकर प्लांट का एम्ब्रियो बनेगा। अब बचा दूसरा मेल गमीट, वो जाकर उन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन और इससे बनता है एंडोस्पर्म। ये एक न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू है जो उस ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए खाने का काम करता है। तो इसका मतलब सिंगामी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल्स डबल फर्टिलाइजेशन। सिंपल। चलिए, तो डबल फर्टिलाइजेशन पूरा हो गया। हमारे पास एक एम्ब्रियो है और उसके लिए लंच बॉक्स यानी एंडोस्पर्म भी है। अब आगे क्या? अब पूरा फूल बदलना शुरू हो जाता है। उसमें बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फूल के एक्सेसरी पार्ट्स जैसे पेटल्स और सेपल्स की कोई जरूरत नहीं रहती, इसलिए वो सूखकर झड़ जाते हैं। असली बदलाव तो अंदर होता है। ओव्यूल जो ओवरी के अंदर था वो डेवलप होकर बन जाता है सीड। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पूरी की पूरी ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल्स थे वो बड़ी होकर बन जाती है फ्रूट। उस नए सीड के अंदर जाइगोट ग्रो करके एम्ब्रियो बन जाता है और एंडोस्पर्म उसे न्यूट्रिशन देता रहता है। ये इस पूरे टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टेकअवे है। इसे हमेशा याद रखना। द ओव्यूल बिकम्स द सीड एंड द ओवरी बिकम्स द फ्रूट। ये सिंपल सी लाइन एक्सप्लेन करती है कि फलों के अंदर बीज क्यों होते हैं। जब आप आम खाते हो तो जो फ्लैशी हिस्सा आप इंजॉय करते हो वो पहले ओवरी था और जो बड़ी सी गुठली अंदर निकलती है वो ओव्यूल से बना हुआ सीड है। अब जब उस बीज को, उस सीड को सही कंडीशंस मिलती हैं, मतलब पानी, ऑक्सीजन और सही टेम्परेचर, तब वो जर्मिनेट करना शुरू करता है। तो व्हाट इज सीड जर्मिनेशन? It is the process by which the embryo inside a seed grows into a new plantlet using the stored food from the endosperm under favorable conditions. यानी बीज के अंदर का एम्ब्रियो जाग जाता है और एंडोस्पर्म से खाना लेकर एक नए छोटे से पौधे में ग्रो करने लगता है और इसके साथ लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है और प्रोसेस फिर से शुरू हो सकता है। तो आज हमने फूल से फल तक का ये अनोखा सफर समझा। लेकिन अब आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर ओवरी फ्रूट बनती है और ओव्यूल सीड बनता है, तो फिर सीडलेस फ्रूट्स यानी बिना बीज वाले फल जैसे कि केले या कुछ अंगूर, उनमें क्या हो रहा होता है? सोचिएगा इसके बारे में। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में आने वाले सभी लेक्चर्स को देख सकें। धन्यवाद।